अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना करे। और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़, किस्से, कहानियाँ वगैरह अपलोड होती हैं। आपको भी ये हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन फ्यूचर मज़ीद ऐसी स्केरी थ्रिलिंग स्टोरीज सुनने को मिलती रहे। आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी या ईमेल पर शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा, चाहे वो स्टोरी रियल हो या मिथिकल, बस सेंड करें। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी खामोश पुरसकून जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें। मेरा नाम इलियास है और मैं तकरीबन 8 साल से कनाडा में ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ, एक लीगल फर्म के लिए। बाज़-औक़ात हमें बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन अमेरिका और कनाडा के दरमियान कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं। जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में टूल टैक्स दे के जाया जाता है, इतना ही सिंपल प्रोसीजर है। और सिर्फ इसीलिए ताकि इन दोनों मुल्कों में ट्रेड काफ़ी अच्छे से हो पाए। यहाँ पे ट्रकिंग का बहुत ज़्यादा काम और मैं इस काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ। ट्रेलर्स, कंटेनर्स, हर टाइप के हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चला लेता हूँ। शुरू में मुझे जस्ट एक पिकअप दी जाती थी, जिसको पाकिस्तान में पिकअप कहा जाता है। मतलब कि उसकी लेंथ कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, पिकअप जितनी ही होती है। शुरू में मैं उसी पर ट्रेंड हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, मुझे बड़ी से बड़ी गाड़ियों पे शिफ्ट किया जाने लगा। अब मैं ट्रेलर्स और कंटेनर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान लेकर जाता हूँ और लेकर आता हूँ। शुरू में मुझे इस काम में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी और वहाँ के ट्रैफिक रूल्स को समझना ही एक काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी थी। लेकिन अब जैसे ये तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं थी। ये तकरीबन मेरा वहाँ जॉब का 5वां साल था। सर्दियों की रात थी और वहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी भी होती है। इसीलिए अगर रास्ते में कहीं भी बर्फ़बारी शुरू हो जाए तो तकरीबन 2 से 3 घंटे में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ट्रक्स को रास्ते में ही रोकना पड़ता है। मेरा जो ट्रक था उसका मॉडल पीटरबिल्ट था और मैं तकरीबन 3 कंटेनर लोड कर जा रहा था। इसीलिए मुझे काफ़ी एहतियात से जाना था। उस रात की एक बात मुझे अभी तक याद है। सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद थी और मैंने अपने ट्रक के अंदर हीटर ऑन किया हुआ था। ये काफ़ी लग्जूरियस ट्रक होते हैं और इसके अंदर हर किस्म की कन्वीनियंस का काम दिया जाता है ताकि ट्रक ड्राइवर को लंबे रूट करने में कोई भी मुश्किल ना हो। फ्रिज से लेकर ओवन तक हर चीज़ इसी के अंदर मौजूद होती है और पीछे कंपार्टमेंट भी दिया जाता है जो कि ट्रक से बाहर निकले बगैर हम पीछे जाकर सो भी सकते हैं और खाने पीने का काम भी कर सकते हैं। मैंने अपने कंटेनर में LCD वगैरह भी लगाई हुई थी। अब मैं इसी तरह के एक रूट पर अमेरिका की तरफ जा रहा था। अभी तक मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग तो नहीं की थी, मैं कनाडा के अंदर ही था और इसी रूट पर चलता जा रहा था। यह तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम था और इस टाइम ट्रैफिक काफ़ी स्लो होती है। वो सर्दियों की एक शदीद ठंडी रात थी, लेकिन अभी तक स्नोफॉल नहीं हो रही थी। लेकिन फिर तकरीबन आधे से पौने घंटे के दरमियान शदीद बर्फ़बारी होने लगी। मतलब कि आहिस्ता से तेज़ नहीं हुई, बल्कि एकदम शदीद बर्फ़बारी पड़ने लगी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी थोड़ी कम हो गई और मैंने अपने ट्रक की स्पीड को भी आहिस्ता कर लिया और बिल्कुल 20 to 30 की स्पीड पर ट्रक को क्रूज़ करता हुआ उस रोड पर जाने लगा। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, ऐसे फील हो रहा था कि मेरा ट्रक स्किड कर रहा है, क्योंकि नीचे बर्फ़ इतनी पड़ चुकी थी कि पूरे रोड पर फैल चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रक स्किडिंग करने लगा था। जब तक कि ट्रक मेरे कंट्रोल में था मैं उसको ड्राइव करता रहा, लेकिन जब फिर ऐसा महसूस होने लगा कि अब ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैंने रोड की साइड पर ट्रक को लगाया, इंडिकेटर ऑन किए और ट्रक को ऑफ कर दिया। और मैं समझ चुका था कि मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कहीं
यहाँ से आगे जाने के काबिल बनेगा रास्ता। कभी कभी तो हमें 8 से 9 घंटे तक का वेट करना पड़ता है रोड की क्लियरेंस के लिए। लेकिन खैर, मैंने ट्रक को साइड पर लगाया और पीछे रेस्ट एरिया में जाकर बैठ के, रेस्ट एरिया ट्रक के कॉकपिट में ही होता है और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वहाँ जाकर बैठा। जो खाने पीने का सामान था मेरे पास, पिज़्ज़ा और ब्रेड सैंडविचेस वगैरह, उसको मैंने ओवन में गर्म किया, साथ कॉफ़ी गर्म की और खाने लगा। साथ ही टीवी भी ऑन कर लिया और उस पर नेटफ्लिक्स करने लगा, क्योंकि मैं जानता था 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। मुझे 2 से 3 घंटे यहाँ स्पेंड करने पड़े कि इतनी ही देर मुझे ऐसे महसूस हुआ। एक और भी ट्रक मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है, तो मैं समझ गया वो भी इसीलिए खड़ा हुआ होगा। मैंने अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैक मिरर में देखा तो वहाँ पर वाकई में एक ट्रक खड़ा हुआ था और उसकी लाइट्स भी ऑन थी। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रक को कहीं खंडर में से निकाल कर लाया गया। इतना पुराना जंग आलूदा ट्रक मैंने कनाडा में कभी भी ऐसा ट्रक नहीं देखा था आज तक, जब से मैं वहाँ काम कर रहा था। क्योंकि वहाँ पर हर कंपनी के पास अच्छे से अच्छे ट्रक होते हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन सी कंपनी का ट्रक था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ट्रक पहले कभी नहीं देखा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई और मैंने जाकर देखना चाहा कि इस ट्रक को ड्राइव कौन कर रहा है और ये ट्रक इस कंडीशन में क्यों है। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी, सर पे कैप ली, ग्लव्स वगैरह पहने और ट्रक से नीचे उतरा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे मैं इस ट्रक की तरफ बढ़ता जा रहा था, मेरे दिल की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। पता नहीं ये फीलिंग क्यों आ रही थी, लेकिन जब मैं ट्रक के पास पहुंचा और ट्रक पर हाथ लगाया तो वो ट्रक इतना ज़्यादा गर्म था कि आप सोच नहीं सकते। मानो कि इसको हाथ लगाते ही जैसे हाथ जल सा गया हो और बाहर -22 से भी नीचे टेम्परेचर था। इतनी सर्दी में वो ट्रक इतना गर्म कैसे था। हालांकि मैंने इंजन वाली साइड पर तो हाथ नहीं लगाया था, मैंने तो डोर वाली साइड पर हाथ लगाया था, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं बोला। फिर मैंने जल्दी से अपने उसी हाथ पर ग्लव को पहना और इस दरवाजे को नॉक करने लगा। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि ट्रक भी इतना ज़्यादा हीटअप हो चुका है और अंदर से कोई जवाब भी नहीं दे रहा। ये क्या माजरा है। हो सकता है अंदर जो भी ड्राइवर है उसके साथ कोई मुश्किल ना पेश आई हो। पहले मैंने 1 से 2 मिनट दरवाजे को नॉक किया और फिर खुद ही दरवाज़ा खोलने का सोचा। मैंने दरवाजे के डोर हैंडल को पकड़ा और ज़ोर से खोला तो दरवाज़ा खोलते ही अंदर से एक ऐसा गर्म हवा का झोंका मेरे मुंह पर आया, मानो कि मेरा मुंह का चमड़ा ही उतर जाएगा। उसके बाद जब मैंने अंदर देखा तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई सिंगल पर्सन भी अंदर नहीं था। मैंने पीछे वाली जगह पर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था जहाँ पर ड्राइवर रेस्ट करते हैं। और उस ट्रक के अंदर से इतनी बदबू आ रही थी कि कोई उसके अंदर 1 मिनट को भी ना बैठ सके। और उसकी सीट्स पे से ऐसे फोम उतरा हुआ था और उसका सारा लोहा बाहर निकला हुआ था। मतलब कि उस पर तो कोई बैठकर ट्रक चला ही नहीं सकता, वरना वो जख्मी हो सकता है। आखिर ये ट्रक कौन चला रहा था और उसको खड़ा कर कर कहाँ चला गया। वह कंटेनर के पीछे वाली साइड पर गया तो उस कंटेनर के पीछे भी पूरी जंग लगी हुई थी और उसके अंदर कोई लिक्विड नीचे ड्रिप कर रहा था और ड्रिप करने के साथ साथ रोड पर जमता जा रहा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तब कोई लाल पेंट नुमा चीज़ थी, जैसे कि लिक्विड पेंट नीचे गिर रहा होता है। हो सकता है ठंड की वजह से मुझे अंदर से बदबू नहीं आ रही थी या कोई स्मेल नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने कंटेनर का बैक डोर खोला तो हैरानी की बात तो ये थी कि उस कंटेनर के बैक डोर को सील भी नहीं किया गया था, खुले हुए थे, जैसे कि वो कोई कंपनी ट्रक ना हो, बल्कि जो पर्सन भी उसको ड्राइव कर रहा था उसका पर्सनल ट्रक था। अब जैसे ही मैंने कंटेनर का दरवाज़ा खोला तो मुझे अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नजर आ रहा। उसके अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं थी। मैंने अपने मोबाइल की ही टॉर्च से अंदर देखा तो वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मेरा दिमाग सुन पड़ गया। उस कंटेनर के अंदर तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन से भरा हुआ था, मतलब कि इंसानी ऐसा, जिसमें इंसानी मुंह, हाथ, बाजू, टांगे वगैरह और ये सब चीज़ें
कटी फटी थी, जैसे कि उनको वहाँ पर काट कर इस हिसाब से लगाया गया था। ये देखने के बाद मैं वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका और जल्दी से भागकर अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। मेरे ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैं उसको बंद करके आया था। मैंने अपने कंटेनर के पीछे से ही एक रोड उठाया ताकि अगर कोई भी बंदा आगे बैठा हुआ या वो मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके किसी भी हमले का जवाब स्टील रोड के साथ दे सकता। मैं जैसे ही अपने कंटेनर के फ्रंट साइड पर गया तो देखा गया कि अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे ट्रक की फ्रंट साइड का हाल ऐसे था जैसे वहाँ कुछ ढूंढ रहा था कोई। मेरा पूरा सामान इधर से उधर हुआ था। एलसीडी नीचे गिरी हुई थी, ओवन भी और फ्रिज भी अपनी जगह से नीचे गिरी हुई थी। फुल फ्रिज नहीं, मिनी फ्रिज, जो ऐसे ट्रक के अंदर रखी जाती है। लेकिन बंदे की मौजूदगी ना देखकर मैं जल्दी से ट्रक के अंदर चला गया और ट्रक को लॉक कर लिया और अपनी विंडोज़ को भी ऊपर कर लिया। मुझे अपने ट्रक में से एक काफ़ी अजीब किस्म की बास आ रही थी, बहुत अजीब किस्म की स्मेल, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक ट्रक की लाइट्स में भी नज़र आ रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं। आसपास खुला इलाका था और वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। ये ट्रक पता नहीं कौन चला रहा था, कहाँ से आया और फिर अचानक कहाँ गायब हो गया और अभी तक नज़र ही नहीं आया। ये सारी सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। साथ ही साथ मैं काफ़ी डरा हुआ भी था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और पुलिस डिपार्टमेंट पे कॉल किया, लेकिन मेरे मोबाइल में सिग्नल की कवरेज ही नहीं आ रही थी। हालांकि मुझे कनाडा में पहले कभी भी मोबाइल सिग्नल्स का इशू हुआ ही नहीं, लेकिन आज क्यों हो रहा था। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था कि मैंने अपने बैक डोर में देखा कि कोई शख्स चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और पीछे उसी जंग आलूदा ट्रक की लाइट्स में नज़र आ रहा था कि वो कोई बेजान आदमी है। मतलब कि उसका चेहरा बिल्कुल येलो पड़ चुका है। उसकी हाइट तो अच्छी खासी है, लेकिन सेहत से ऐसे लग रहा है कि जस्ट उसके अंदर हड्डियाँ हैं। वो ऐसे चलता आ रहा था जैसे कोई ज़ोंबी चलता है। उसके हाथ में एक खंजर भी था, काफ़ी बड़ा सा खंजर, जिससे वो मेरे ट्रक की विंडोज़ भी आरामी से तोड़ सकता था। मैंने कुछ भी ना सोचा, जल्दी से अपने ट्रक को ऑन किया और वहाँ से निकलने लगा। जैसे जैसे मैं अपनी ट्रक की स्पीड तेज़ कर रहा था, उस बंदे की भी स्पीड तेज़ हो गई थी। इसके बाद वो बंदा अचानक से रुका और वापस भागने लगा। मैंने शुक्र मनाया कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है और अब वो मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन फिर 5 से 6 मिनट बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है, कोई ट्रैफिक। मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि शुक्र है कोई और बंदा मेरे पीछे आ रहा है, इसको मैं रोक कर सारी बात बताऊंगा। फिर हम दोनों इकट्ठे अगले गैस स्टेशन तक एक साथ सफ़र करेंगे, साथ कंपनी मिल जाएगी और यूं डर भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब वो ट्रक मेरे करीब आया तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वो ट्रक कोई और ट्रक नहीं बल्कि उसी बंदे का ट्रक था जिससे पीछे छुड़वा कर मैं वहाँ से भागा था। मेरा ट्रक स्किड तो कर रहा था, लेकिन फिर मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ट्रक को जितना तेज़ी से हो सकता था भगाने लगा। जैसे ही अगला गैस स्टेशन आया तो मैंने जल्दी से वहाँ पर ट्रक को पार्क किया और उतरकर गैस स्टेशन के अंदर भाग गया। मेरा इस तरह उतरा हुआ मुंह देखकर वहाँ का ओनर मुझसे पूछने लगा कि सब खैरियत है, क्या हुआ है। मैंने उसको सब कुछ बताया तो उसने मुझे पूछा कि क्या तुमने शराब पी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने शराब नहीं पी हुई और हमारे तो रिलीजन में भी शराब पीने की इजाज़त नहीं, मैं तो शराब देखता भी नहीं हूँ। उस बंदे ने जल्दी से अंदर ही मार्ट के डॉक्टर को बुलाया और मेरा चेकअप करवाया। मुझे मेडिसिन वगैरह दी गई और मुझे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी दी गई। मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। मेरी नज़रें वहीं ग्लास डोर से बाहर की तरफ थी। वो ट्रक अभी तक वहाँ से पास आउट नहीं हुआ था। ये सब सुनने के बाद उस मार्ट के मालिक ने पुलिस को बुलाया और पुलिस भी वहाँ पर आ गई। मुझे जो सब कुछ पता था मैंने उनको बताया, उस ट्रक के बारे में बताया। लेकिन पुलिस ने कहा कि हम भी उसी रूट से आ रहे हैं, लेकिन हमने तो रास्ते में ऐसा कोई ट्रक नहीं देखा।
उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे काफ़ी हैरत हुई और मैं समझ गया वो जो भी चीज़ मेरे पीछे थी वो इस दुनिया की नहीं थी, ना ही वो ट्रक इस दुनिया का था। तो बस मैंने पुलिस वालों को ये बात कहकर टाल दिया कि हो सकता है मेरा बीपी लो था, मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे बस ऐसे ख्यालात महसूस हो रहे थे। उन्होंने भी मेरा ट्रक किसी ड्राइवर के हवाले किया और मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वहाँ 1 से 2 दिन रहा क्योंकि मेरी तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही थी। फिर तकरीबन हफ्ता रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से अपने काम पर गया क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा सैलरी कट हो रही थी। वो वाक़या मुझे आज तक नहीं भूलता। आज भी जब मैं उस रूट से गुज़रता हूँ तो वही याद मेरे जहन में दोबारा ताज़ा हो जाती है और बस मेरी यही दुआ होती है कि कभी भी मेरे साथ वैसा कुछ भी दोबारा ना हो, वरना इस दफ़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।